हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इसका रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन में हम लोग पार्ट 1 रिफ्लेक्शन का रिवीजन करेंगे। इन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से पढ़ लीजिए क्या क्या टॉपिक डिस्कस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स लाइट नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल। ये बिना किसी मीडियम के भी चल सकता है, दैट मीन्स वैक्यूम या स्पेस में भी चल सकता है। ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहली प्रॉपर्टी, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पाथ बने हुए हैं और लाइट के पाथ को हम लोग रे कहते हैं और ग्रुप ऑफ रे को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बंडल ऑफ रे को क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये कुछ जानकारियां हैं, बस सुनते रहिए। अगर बहुत सारी रे पैरेलल लाइट में चल रही हैं ये, तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर देखो बहुत सारी रे ऑफ लाइट इकट्ठा हो रही हैं तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी याद रखिए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट के पाथ को रे कहते हैं और रे के बंडल को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बीम ऑफ लाइट तीन टाइप की होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ओके। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इन वैक्यूम एंड और एयर स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जिसको हम लोग सी कहते हैं। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड है। इसको किलोमीटर पर आवर में भी बदल लेना। 3 × 10⁸ में 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना तो ये किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। वैल्यू आएगी 10.8 × 10⁸ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है? एयर में होती है। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेवलेंथ। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एक मीडियम है, इसमें वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी दूसरे मीडियम में आके v2 हो गई। इसका मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। यहाँ पर देखो वेवलेंथ है λ1, इस मीडियम में आकर के वेवलेंथ λ2 हो गया। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेवलेंथ ही बदल जाता है। लेकिन ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वहाँ भी न्यू लिखी है, इसमें 1 2 नहीं लिखा है, यहाँ भी न्यू लिखी है। इसका मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसका आंसर होता है फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये 4000 एंगस्ट्रॉम वायलेट कलर की वेवलेंथ है और ये जो है रेड कलर की वेवलेंथ है। मतलब वायलेट से रेड की तरफ जब आप जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग डिस्पर्जन वाले चैप्टर में भी करेंगे, आप जानते होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है? देखो अगर किसी सरफेस से रे ऑफ लाइट टकरा करके वापस बाउंस बैक हो जा रही है तो इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। देखो ये आने वाली रे है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं और जो टकरा करके जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ही खींचा जाता है। ऐसा खींचो कि सरफेस से 90 डिग्री बनाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसमें दो लॉ होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। और एंगल आई एंगल आर के हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ के याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। मिरर क्या होता है? देखो हम लोग यहाँ पर बेसिकली देखेंगे कि मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अगर शेप इसका प्लेन है तो प्लेन मिरर, स्फेयर जैसा है तो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर देखो मान लो ये कोई हालो स्फेरिकल ग्लास है। ये क्या है? मान लो कोई हालो स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, इस हालो स्फेरिकल ग्लास को यहाँ से कट कर लिया गया तो इसका ये पोर्शन मिला। अगर मैं इस पोर्शन पर यहाँ पेंट कर दूँ, देखो इस पोर्शन को कहते हैं कॉन्वेक्स और ये जो दबा हुआ होता है इसको कहते हैं कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स पोर्शन को पेंट कर दोगे तो रिफ्लेक्शन कौन करेगा? कॉनकेव पोर्शन करेगा। तो ये हो गया कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव पोर्शन को वो कर देंगे पेंट तो रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स पोर्शन करेगा। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन लिखी है वो इस तरीके से लिखी है, ध्यान से देखो। मान लो ये कॉनकेव मिरर है तो देखो इसका फेस इधर है तो इसका सेंटर इधर होगा। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर दोनों सेम साइड में होते हैं। द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द सेम साइड, दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में देखो इसका सेंटर इधर होता है लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। तो इन कॉन्वेक्स द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अपोजिट टू ईच अदर, दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज
कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पूछी जाती है। पोल क्या होता है? देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मिरर बना दिया तो ये होता है मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, और उस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है वही हमारे मिरर का क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। याद कर लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ जाते हैं। देखो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम याद रखो। देखो ये पोल है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पोल और सी, देखो अगर ये कॉनकेव मिरर है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जो लाइन बनाओगे उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो अगर जो है आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी रेज आ रही हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर इकट्ठा होती हैं। जिस पॉइंट पर इकट्ठा होती है उसी को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर जो पैरेलल रेज आती हैं वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं, और जहाँ पर ये मिलती हुई अपीयर होती हैं, जहाँ से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। रे डायग्राम याद रखना, डेफिनेशन लिख पाओ चाहे ना लिख पाओ। ठीक है, एक चीज और याद रखना, देखो यहाँ पर कॉनकेव मिरर रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। तो याद रखिए, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इसका दोगुना होता है। आर इक्वल टू 2f। याद रखना, 2 में f का मल्टीप्लाई करेंगे तब r मिलेगा, गलती मत करना। ठीक है, f इक्वल टू r/2 ही होता है, इसी से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से देखो रूल्स टू फाइंड आउट द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। इसका मतलब कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनते हैं उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए ये 2-3 रूल पता होना चाहिए। पहले रूल कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है, ये सब लोग जानते हैं। और इसी का उल्टा अगर फोकस से जा रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम सीबीएसई 2025 में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था? यहाँ पर देखो ऐसे बना करके छोड़ दिया था और ऑप्शन में कई सारे फिगर बनाए थे। तो इसका सही फिगर क्या होगा? जब रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। अगर इसी फिगर में दे दिया कि आई और आर की वैल्यू शो करो तो कैसे शो करोगे? देखो आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे तो दिख रही है कि हाँ ये रे आ रही है, यही इंसिडेंट रे है, लेकिन नॉर्मल का पता नहीं है। तो अगर आप स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल खींचना चाहते हो तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना है सिंपल सा उस पॉइंट को सी से मिला दो, तो यही नॉर्मल हो गया। तो ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर खींचना बहुत आसान है। याद रखें, स्फेरिकल मिरर में जिस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना है उस पॉइंट को कहाँ से मिलाते हैं? सी से मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर कोई रे पोल पर डायरेक्ट आकर के गिर गई, जिस एंगल से गिरी है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पोल है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दोगे तो ये नॉर्मल बन जाएगा। तो ये एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी से क्या हो जाएगी? वापस लौट आएगी, उसी पाथ से सेम वापस लौट आएगी। ये क्यों लौट आती है इसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी सरफेस पर रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली गिराते हैं तो ये इंसिडेंट रे है, इसी पर नॉर्मल बनाओगे तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर आई 0 है तो आर भी 0 होगा। आर 0 है, इसका मतलब रे ऑफ लाइट उसी पाथ से क्या होगी? वापस लौट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सरफेस पर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली गिरती है तो वो उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो अगर किसी ऑफ रे ऑफ लाइट को सी से भेजेंगे तो सी से जाने वाली रे ऑफ लाइट यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हो गया ना केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। और जब केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई थी। तो सी से जाने वाली रे ऑफ लाइट उसी पाथ से वापस आ जाती है। क्यों वापस आ जाती है? क्योंकि ये केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस होता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं इमेज क्या होती है। देखो अगर आपको इमेज पता करना है तो इमेज 2 टाइप का होता है। रियल इमेज। रियल इमेज कैसे बनता है? रियल इमेज रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रे लौट कर रहती है, जहाँ पर एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है वहीं पर क्या बनता है? रियल इमेज बनता है। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन भी कर सकते हैं और रियल इमेज मिरर के सामने बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये मान लो मिरर है तो मिरर के सामने जितने भी मिरर इमेज बनेंगे वो क्या होंगे? रियल इमेज होंगे। और मिरर के पीछे जो इमेज बनते हैं वो कौन से इमेज होते हैं? वर्चुअल इमेज होते हैं। वर्चुअल इमेज रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है। इसको हम लोग स्क्रीन पर भी नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। याद रखें,
मिरर के सामने वाला इमेज रियल इमेज, मिरर के पीछे वाला इमेज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। ये सारी बात अगर आप याद रखेंगे तो साइन कन्वेंशन में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। आप इसको इस तरह से समझिए, मैं एक स्लाइड लेकर के समझाता हूँ। सपोज दैट एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर की बेसिक बातें समझिए। कॉनकेव मिरर में ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मान लो ये इन्फिनिटी है, तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, ध्यान से देखो। एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। 6 केसेस बन गई। इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड द सी, सी पर, सी और एफ के बीच में, और एफ पर और एफ और पी के बीच में। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट की केसेस हो गई। देखो एक याद कर लो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो इमेज फोकस पर बनता है, एक याद हो गया। अब एक स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाओ, एक स्टेप इमेज को पीछे लेके आओ। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी आएगा तो इमेज यहाँ आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। फिर जब ऑब्जेक्ट एक स्टेप और आके सी पर पहुंचेगा तो इमेज भी सी पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आएगा तो इमेज फिर वापस आ जाएगा बियॉन्ड द सी। जब ऑब्जेक्ट एफ पर आएगा तो इन्फिनिटी पर इमेज चला जाएगा। और लास्ट वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहेगा तो इमेज यहाँ बनता है। देखो ये सारे के सारे इमेज इन 5 केसेस में, ये और ये 5 के 5 इमेज लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, मिरर के सामने बन रहे हैं। इसलिए ये कौन सा इमेज है? रियल इमेज है। और जो इमेज मिरर के पीछे बन रहा है वो कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर में, इसका मतलब कॉनकेव मिरर में जो है, जो भी इमेज बनता है 5 केस में रियल इमेज बनता है और छठी केस में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं इस रे डायग्राम से। यहाँ पर देखो एक टेबल बना हुआ है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी लाओगे तो इमेज सी और एफ के बीच में बन जाएगा। दिख रहा है? बियॉन्ड द सी, इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा है। रे डायग्राम की खूब प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप उसको फ्री हैंड भी बना सकें। जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सेम साइज का बनता है। याद रखें शुरू के 2 केसेस में रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड यहाँ भी। लेकिन तीसरे केस में रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का बनता है। यहाँ पर कैसा बनेगा? सेम साइज का बनेगा। चौथे केस में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो डिमिनिश्ड ही बन रहा है। चौथे केस में जो है, चौथे केस में रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का बन जाता है। ये तीसरा ही केस है, सॉरी तीसरा ही केस है। जब सी पर रहता है तो इमेज सी पर ही बनता है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज का। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड द सी बन जाता है, रियल इन्वर्टेड और इस बार इनलार्ज बनता है, ठीक है। पांचवें केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा? इन्फिनिटी पर बन जाएगा। ये कहीं मिलेंगे ही नहीं। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज बनेगा। लास्ट वाला केस मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है। देखो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रख दो पोल और फोकस के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज फोकस से चली जाएगी, दूसरी रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, ये दोनों वापस लौट आएंगे। इसे दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं जा करके ये मिलती हुई लगेंगी। जहाँ मिल रही है वहाँ से ऐसे डॉटेड करके परपेंडिकुलर खींच दो। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश है। ये इमेज कहाँ बन रहा है? मिरर के पीछे बन रहा है। सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज? जस्ट बिहाइंड द मिरर। और ये कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज है। वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। तो याद रखें कॉनकेव मिरर लास्ट वाले केस में वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो हमने क्या कंक्लूजन देखा कि 5 केस में रियल इमेज बनते हैं, छठे केस में वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज जो बनता है वो बड़ा बनता है। रियल इमेज 2 केस में डिमिनिश बनते हैं, तीसरे में बराबर बनता है, चौथे और पांचवें में बड़ा बनता है। अगर आप ये सब विजुलाइज कर पा रहे हैं, दिमाग में आपको ये रिकॉल हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको बैक करके वापस से देख लीजिए, ठीक है। एक चीज़ और, आपने देखा होगा कि ये कॉनकेव मिरर है। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके आया वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर भाग गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिरर? When object is shifted towards the concave mirror, the image will shift away from the mirror. ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आएगा मिरर की तरफ, इमेज मिरर से दूर भागता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है रूल्स फाइंडिंग इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसे इमेज कॉनकेव मिरर में पढ़ा वैसे कॉन्वेक्स मिरर में भी पढ़ लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज देखो इधर से भाग आती है, पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस से जाती है। अगर ये रे ऊपर से जाएगी तो ऐसे ऊपर की तरफ भाग जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस की तरफ आएगी, ठीक है। अगर सी की ओर आने वाली कोई रे ऑफ लाइट है, देखो अगर ये सी की तरफ जा रही है तो क्या होगा? क्या होगा? उसी पास से ये क्या होगी? वापस लौट आएगी। और अगर देखो यहाँ पर कोई बेंट अप रे खींच दिया जो पोल से आई एंगल बना रही है तो उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
तो वही 3 रूल यहाँ पर भी हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर में देखो सिंपल से केवल 2 केस हैं। एक बार जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो, और एक बार जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, मिरर से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर हो। जब इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगा, जब फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। और दोनों बार कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनेगा। ध्यान से सुनना, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सारी बात। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बना? फोकस पर बना। कहाँ बना? फोकस पर। कैसा बना? वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश बना। दूसरी बार कहाँ है? ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड डिस्टेंस पर। इसको इन्फिनिटी और पोल के बीच में भी कह सकते हो। देखो ये इन्फिनिटी है, ये पोल है, तो इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इधर से भाग गई, पीछे बढ़ाया तो फोकस से आई। दूसरी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेज दिया, वापस लौट आई। दोनों यहाँ पर मिले। कहाँ पर मिले? पोल और फोकस के बीच में मिले। कैसा इमेज बना? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बना। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस होते हैं, दोनों केसेस में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनता है। एक बात और, जब मैं कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को इधर लेके आया तो देखो इमेज भी इधर आया। पहले इमेज यहाँ था, फिर यहाँ आया। ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। जैसे देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके आओगे तो इमेज भी मिरर की तरफ जाता है, ये बात याद रखना। जबकि कॉनकेव में क्या होता था? कॉनकेव में जब ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके आते थे तो इमेज मिरर से दूर भागता था। ये बात याद कर रहे हो कि नहीं याद कर रहे हो? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको दोबारा से भी सुन सकते हैं। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आता है तो इमेज मिरर से दूर भागता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आता है तो इमेज भी मिरर की तरफ ही आता है। ये मोमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। देखो साइन कन्वेंशन किसके लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। हमें कुछ डिस्टेंस मेजर करनी होती है, जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस v, फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट की हाइट ho और इमेज की हाइट hi। देखो u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने जितने भी रे डायग्राम बनाए हैं अगर उसमें आप ध्यान से देखिए तो सारे ऑब्जेक्ट इस पोल के, देखो रूल क्या है? रूल है कि अगर जिधर इंसिडेंट रे चल रही है, अगर उधर कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो पॉजिटिव, और अगर उसके अपोजिट मेजर करते हो तो निगेटिव। तो और सारी डिस्टेंस मेजर कहाँ से करनी है? पोल से। तो पोल से अगर लेफ्ट साइड में कोई डिस्टेंस ला रहे हो तो निगेटिव, राइट साइड में जा रहे हो तो कोई डिस्टेंस हो पॉजिटिव। हाइट नापनी है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आना है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इस साइन कन्वेंशन को अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यू क्या होगा? यू ऑलवेज निगेटिव होगा। यू ऑलवेज निगेटिव होगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होता है। वी डिपेंड करता है इमेज कौन सा है। देखो अगर रियल इमेज है, क्या बताया था? रियल इमेज की खास बात क्या है? ये मिरर के सामने बनते हैं, सामने मतलब लेफ्ट साइड बनते हैं तो निगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल इमेज कहाँ बनते हैं? मिरर के पीछे बनते हैं, कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा वी की वैल्यू। फोकल लेंथ सबको पता है, कॉनकेव की निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और एचओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाती है। हाइट ऑफ इमेज ध्यान दिए होंगे आप रे डायग्राम में, तो रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना था, नीचे बना था तो निगेटिव, और वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना था इसलिए उसकी हाइट क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। इस साइन कन्वेंशन को आप ध्यान से देखिए और रिवाइज करने की कोशिश करिए। ओके, आई थिंक आप इसको देख चुके होंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज बताया जा रहा है तो आप पास करके दोबारा से सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है इसलिए काफ़ी स्पीड से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है। देखिए 3 डिस्टेंस हैं, यू, वी और एफ। ये 3 डिस्टेंस पता है आपको ना? यू, वी और एफ। ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये है इमेज की डिस्टेंस, ये है फोकल लेंथ। तो इन तीनों में रिलेशन होता है 1/f = 1/v + 1/u। बोलो समझ में आया? 1/f = 1/v + 1/u। बेटा ये फार्मूला मिरर फार्मूला कहलाता है। ये फार्मूला दोनों मिरर के लिए वैलिड है, वो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, ठीक है। अभी इसी से हम लोग मिलता जुलता एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक लाइन में समझो। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से शो करते हैं। ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और फार्मूला होता है m = -v/u। ये 2 फार्मूले आप मैग्निफिकेशन के याद रखिए। मैग्निफिकेशन बताता क्या है? देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे अगर ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो ये 1 कब आया होगा? जब एच आई और एच ओ बराबर रहेंगे तभी तो कट के 1 आया होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हैं अगर m की वैल्यू 1 है। अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसका मतलब ये न्यूमरेटर ज़्यादा रहा होगा, ये डिनोमिनेटर कम रहा होगा, तभी तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आई। बोलो, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? कम है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 1 से ज़्यादा है अगर
अगर तो एच आई क्या होगा, एच ओ से ज़्यादा होगा। और अगर एम की वैल्यू 1 से कम है, अगर एम की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा, 1 से कम है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कम है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा है। बोलो, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप? अगर एम की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, एम 1 से ज़्यादा है मतलब इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, एम 1 से कम है इसका मतलब इमेज छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से छोटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एच आई जो है वो छोटा होगा एच ओ से, ये बताता है एम की वैल्यू। लेकिन एम का साइन क्या बताता है, देखो एम होता है निगेटिव रियल इमेज के लिए, फिर वही बात जैसे वी होता है वैसे ये भी होता है, एम होता है पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के लिए। ये बात कैसे पता चली, आप निकाल सकते हैं। देखो रियल इमेज के लिए हाइट निगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, तो निगेटिव डिवाइड, देखो रियल इमेज की हाइट क्या होती है, निगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, तो निगेटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करोगे निगेटिव आएगा। वर्चुअल इमेज की हाइट भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 आ गया। तो वर्चुअल इमेज के लिए एम की वैल्यू पॉजिटिव होती है और रियल इमेज के लिए एम की वैल्यू निगेटिव होती है। तो एम की वैल्यू से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कहीं एम इक्वल टू -3 लिखा है, मान लो कहीं पर एम इक्वल टू +1 लिखा है, कहीं पर एम इक्वल टू -1 लिखा है, इन सब बातों से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए माइनस का मतलब यहाँ इमेज रियल है, प्लस का मतलब इमेज वर्चुअल है, और माइनस का मतलब इमेज रियल है। 3 का मतलब इमेज 3 टाइम्स इनलार्ज है, 3 टाइम्स इमेज जो है ऑब्जेक्ट का 3 गुना है, 3 टाइम्स इनलार्ज है। प्लस का 1 का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज बराबर है लेकिन इमेज वर्चुअल है। -1 का मतलब भी एच आई और एच ओ आपस में बराबर है लेकिन इमेज रियल है। ये केस कब पॉसिबल होती है, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है कॉनकेव मिरर में, आपको याद होगा। तो इमेज रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का बनता है। रियल इन्वर्टेड और सेम साइज बनने का मतलब कि एम की वैल्यू कितना है, -1 है। माइनस रियल को बताता है, 1 बताता है कि ये सेम साइज के हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कॉनकेव मिरर के जो 6 केस हैं सब में आप एम की वैल्यू बता सकते हैं। आइए मैं आपको रिवाइज ही करा देता हूँ, देखिए कैसे। ये देखिए यहाँ पर कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, डिमिनिश बन रहा है। डिमिनिश का मतलब 1 से कम आएगा, रियल का मतलब माइनस है, मतलब -1 से कम आएगा। रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, यहाँ भी डिमिनिश बनता है तो यहाँ भी एम की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी और माइनस में रहेगी। यहाँ पर सेम साइज का बन रहा है, रियल है तो -1 होगी, सेम 1 मतलब सेम साइज, माइनस मतलब रियल। यहाँ पर इनलार्ज बन रहा है और रियल बन रहा है मतलब -1 हो जाएगी। और लास्ट वाले केसेस में यहाँ पर देखिए वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल मतलब पॉजिटिव आएगी, इनलार्ज मतलब 1 से ज़्यादा आएगी, तो यहाँ एम की वैल्यू +1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो एम की वैल्यू कहाँ कितना होगी, ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। प्लस मीन्स वर्चुअल, और अगर एक इनलार्ज है तो वैल्यू 1 से ज़्यादा, डिमिनिश्ड है तो वैल्यू 1 से कम। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस में, कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस में कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और डिमिनिश बन रहा है। इसका मतलब 1 से कम आएगी वैल्यू, यहाँ भी और यहाँ भी। आएगी कि नहीं आएगी? तो मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो इसमें है वो है यूज ऑफ, दैट इज यूज ऑफ ओके, दैट इज द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर के यूज हैं, जैसे कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, लैम्प के शेड में करते हैं, इन द शेड ऑफ लैम्प। कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग क्या करते हैं, इन द शेड ऑफ लैम्प। एक सेकंड रुके आप। हाँ देखिए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का देखो, कॉनकेव मिरर की कई प्रॉपर्टी होती है, उसके बेस पर इसका यूज करते हैं। देखो कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, एक तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, इसीलिए उसका यूज हम लोग लैम्प के शेड में करते हैं। लैम्प के शेड में ऊपर कॉनकेव मिरर लगा रहेगा तो सभी रे ऑफ लाइट को वो टेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो लैम्प के शेड में किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। देखो कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग सेविंग मिरर में करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर बड़ा और सीधा इमेज बनाता है, लास्ट वाले केस में वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनाता है। तो जो हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में, मतलब अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमें बड़ा और सीधा इमेज दिखता है, तो हम लोग सेविंग मिरर में भी इसका यूज करते हैं। डेंटिस्ट भी किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और लास्ट कॉनकेव मिरर जो है फर्नेस में यूज किया जाता है, सोलर फर्नेस में, क्योंकि वो सनलाइट को इकट्ठा कर देता है। और सनलाइट वो कॉनकेव मिरर को हम लोग व्हीकल्स की हेडलाइट में भी यूज करते हैं। व्हीकल्स की हेडलाइट में कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखना। मान लो ये व्हीकल्स का पीछे यहाँ पर बल्ब लगा होता है इसके फोकस पर, यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। पूछा जाता है व्हाई द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स हेडलाइट, तो इसका आंसर है बिकॉज इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है तो बहुत दूर तक हमें वो डिस्टेंस दिखती है, इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज वहाँ पर करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, देखो कभी कभी पूछा जाता है कि डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर या कॉनकेव मिरर इज यूज इन सेविंग मिरर, एक्सप्लेन विथ रे डायग्राम। देखो सेविंग मिरर में
जब कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है तो उसकी लास्ट प्रॉपर्टी यूज की जाती है जब ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखा जाता है, तो आप वो वाला इमेज बनाइएगा। कॉन्वेक्स मिरर का यूज सबसे फेमस यूज है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं। रियर व्यू मिरर मतलब बाइक के साइड में पीछे देखने के लिए साइड मिरर भी कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पूरी ट्रैफिक का वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज उसमें सीधा सीधा बना देता है, वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है। कॉन्वेक्स मिरर को सिक्योरिटी मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी मिरर। अगर पूछा जाए कि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर एक्सप्लेन विद रे डायग्राम, तो आप उसमें कॉन्वेक्स मिरर के दूसरे केस वाला रे डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अगर इसमें हमने देखा जाए तो इसमें याद रखने वाली क्या बात है, आप साइन कन्वेंशन को याद रखिए, आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज को याद रखिए कि इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनता है, मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को याद रखिए और थोड़ा सा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए इसको और चीज़ों को रिकॉल करिए, बार बार रफ पर लिख करके इसको याद करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इससे बेसिस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।